हेलो एवरीवन। टुडे वी शैल स्टडी अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। 19वीं शताब्दी के अंत तक फिजिक्स मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट में बटी हुई थी। पहला क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम डायनेमिक्स ऑफ मटेरियल बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो था टू स्टडी रेडिएशन, और तीसरा थर्मोडायनेमिक्स टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। तो इन तीनों को स्टडी करने में हमें जहाँ भी मैटर की ज़रूरत पड़ती थी तो मैटर को सिर्फ हम पार्टिकल मानते थे, मैटर को वेव नहीं माना जाता था। तब हमें नहीं पता था कि मैटर भी एक वेव की तरह प्रॉपर्टी शो कर सकता है। अगर हमें इन तीनों सब्जेक्ट की स्टडी करने में जहाँ कहीं रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती थी तो रेडिएशन को सिर्फ एक वेव माना जाता था, रेडिएशन को एक पार्टिकल नहीं माना जाता था। और तब हमें यह भी नहीं पता था कि रेडिएशन भी एक पार्टिकल की तरह प्रॉपर्टी शो कर सकता है। जब 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुआ तो अब तक हम क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से सारी चीज़ों को समझ लेते थे। यही क्लासिकल फिजिक्स जो उस समय अखंडनीय था, जिसे हम ब्रह्मास्त्र बोलें तो कोई बुरा नहीं होगा, यही क्लासिकल फिजिक्स 2 मेजर चीज़ों के सामने फेल हो गया, जिसमें से पहला था रिलेटिविस्टिक डोमेन, मीन्स जब स्पीड लाइट के स्पीड के कंपेरेबल हो जाए, और दूसरा माइक्रोस्कोपिक डोमेन, मीन्स जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल। तब क्लासिकल फिजिक्स कई नए एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। अगर हम एग्जांपल दें उस नए एक्सपेरिमेंट की तो ये एक्सपेरिमेंट हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एटॉमिक स्टेबिलिटी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, etc। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में हमें एक नए कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। बाद में क्वांटम मैकेनिक्स भी आगे चलकर 2 भागों में बांट दिया गया, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो नया कंसेप्ट क्या है जो इन सारे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर पाया, वो ये है कि लाइट एंड मैटर हैव डुअल कैरेक्टर, मीन्स लाइट जो एक वेव है यह पार्टिकल की तरह शो कर सकता है अपना बिहेवियर, और मैटर जो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है यह एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो लाइट और मैटर कब कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा यह हमें एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चल पाएगा, एक्सपेरिमेंट के पहले नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में लाइट अपना पार्टिकल नेचर शो करता है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो पाता है। और YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट अपना वेव नेचर शो करता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में लाइट का मैटर के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रहा है इसकी स्टडी करते हैं। तो इसमें लाइट अपना पार्टिकल नेचर शो करता है, या हम कहें लाइट को जब पार्टिकल मानकर एक्सप्लेन किया जाता है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन हो पाता है। और अब कुछ एक्सपेरिमेंट का नाम बताऊं जिसमें एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, तो वो एक्सपेरिमेंट हैं डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इन दोनों एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अब तक हमने यह जान लिया है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्वांटम नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन हो पाता है, मतलब कि जब हम लाइट को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं तभी एक्सप्लेन हो पाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि ब्लैक बॉडी है क्या। ए ब्लैक बॉडी इज एन आइडियलाइज्ड फिजिकल बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स all incident electromagnetic radiation regardless of frequency और angle of incident। मतलब कि एक ब्लैक बॉडी एक आइडियलाइज्ड फिजिकल बॉडी है
या सिंपली हम बोल सकते हैं एक हाइपोथेटिकल बॉडी है जिस पर चाहे आप किसी भी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं और किसी भी एंगल पर गिराते हैं तो सारी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक बॉडी का एक हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कैविटी विथ ए स्मॉल होल, यहाँ पर एक स्मॉल होल है जिसमें हम लाइट न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। तो जब ये लाइट होल से इंटर करती है तो ये कैविटी के वॉल से रिफ्लेक्ट होकर कई बार रिफ्लेक्ट होती है और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कोई भी लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट इस होल से वापस फिर नहीं आ पाती है। तो हम देखते हैं कि इस ब्लैक बॉडी से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस इस ब्लैक बॉडी से बाहर नहीं आ पाती है, यानी कि रिफ्लेक्शन जीरो है और सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो इसे हम एक ब्लैक बॉडी कहेंगे। और ये है जो रेडिएशन निकल रहा है, इसे बोलेंगे रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर ब्लैक बॉडी अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन। फिगर में हम देखते हैं ये न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट जो इंसिडेंट करा रहे हैं ब्लैक बॉडी पर, तो जिस रेट से एब्जॉर्ब होगी एनर्जी उसी रेट से ये रेडिएशन भी अगर होगा तो हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी अपने थर्मल सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ब्लैक बॉडी का। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये रेडिएशन इस रिफ्लेक्टेड लाइट का पार्ट नहीं है, ये रेडिएशन अलग है और रिफ्लेक्टेड लाइट अलग है। यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि रेडिएशन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो जो ये रेडिएशन है ये ब्लैक बॉडी का खुद का है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है जो हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं उसका है। यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट किसी दूसरे लाइट सोर्स से है और रेडिएशन ये ब्लैक बॉडी का खुद का है। अब यहाँ पर एक फिर से प्रश्न उठता है कि ब्लैक बॉडी का नाम ब्लैक बॉडी क्यों पड़ा। ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक होती है इसलिए इसका ब्लैक बॉडी नाम पड़ा। इसका नाम ब्लैक बॉडी इसलिए पड़ा क्योंकि ये इस पर कोई भी किसी भी फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें बॉडी ब्लैक अपीयर होती है। हम जानते हैं कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है जब लाइट उस बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है और जिस भी कलर की लाइट उस बॉडी से रिफ्लेक्ट होती है उसी कलर का वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ब्लैक बॉडी कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, सारी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब कोई भी लाइट हमारी आँखों तक नहीं पहुँचेगा तो इसलिए हमें ये बॉडी ब्लैक अपीयर होती है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये पेन है, ये पेन हमें गुलाबी कलर की दिखाई दे रही है, यानी कि पिंक कलर की दिखाई दे रही है। तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि ये पेन पिंक कलर की है, हम बोलेंगे कि इस पेन पर जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आँखों तक जो लाइट पहुंच रही है वो पिंक कलर की लाइट पहुंच रही है, इसलिए हमें ये पेन पिंक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम एक नोट पॉइंट में लिख लेंगे कि ब्लैक बॉडी इमिट रेडिएशन नॉट रिफ्लेक्ट। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो हम लाइट ये न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं ये ब्लैक बॉडी के इनर सरफेस से तो रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होगा, तिबारा रिफ्लेक्ट होगा। तो ये तब तक रिफ्लेक्शन होता रहता है जब तक ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब न कर ले। तो फाइनली हमें कोई भी रिफ्लेक्शन लाइट इस होल से वापस नहीं आ पाएगी। तो हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्शन जीरो है। अब अगर हम सारे मटेरियल को एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन के बेसिस पर कैटेगराइज करें तो वाइट बॉडी इसे कहेंगे, जो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर दे लाइट को उसे वाइट
बॉडी बोलेंगे। ब्लैक बॉडी के किसे कहेंगे? जो लाइट को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, वो ब्लैक बॉडी है। और जो पार्सली रिफ्लेक्ट और पार्सली एब्जॉर्ब करे उसे हम ग्रे बॉडी बोलेंगे। यहाँ पर एक बात जान लेते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट ही किसी मटेरियल का कलर अपीयर करवाता है, यानी कि किसी बॉडी का हमें वही कलर दिखाई देगा जो लाइट उस मटेरियल से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द मटेरियल। इन रियल ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर ले या 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। तब ब्लैक बॉडी एक हाइपोथेटिकल बॉडी है, रियल बॉडी नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि एक रियल बॉडी को हाइपोथेटिकल बॉडी मानकर हम चल रहे हैं और उसी बॉडी को ब्लैक बॉडी मान रहे हैं जो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो रही हो लाइट को। तो ऐसा इसलिए है, जिसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो बॉडी हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए बॉडी 99.8% लाइट को एब्जॉर्ब कर दे रही है और बी 99.9% लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो अगर इन दोनों बॉडी को हम ब्लैक बॉडी मान लेते हैं और इतना प्रिसाइज वैल्यू को हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ये दोनों बॉडी एक ही तरह बिहेव करेगा, यानी कि दोनों बॉडी आइडेंटिकल हो जा रहा है। तो जैसा ये ब्लैक बॉडी बिहेव करेगा वैसा ये भी ब्लैक बॉडी बिहेव करेगा। तो इससे हमें समझने में, कैलकुलेशन करने में, एनालिसिस करने में हर जगह हमें आसान हो जाता है। इसलिए ऐसे बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। एक और बात ध्यान देंगे कि मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, तो ये जो सारे मेटल हैं वो लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो एक आइडिया के तौर पर बोल सकते हैं कि मेटल 95 to 97% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा हो तो सारे मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं, चाहे वो पेन हो, बुक हो, प्लास्टिक हो, कोई मेटल हो या नॉन मेटल हो या ब्रिक हो, सारे मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं। तो ये फिर प्रश्न उठता है कि व्हाई ऑल मटेरियल या ऑल ऑब्जेक्ट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा तो मटेरियल के जो एटम्स हैं वो रैंडम थर्मल मोशन करते रहते हैं अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट, और एटम के मूव करने के कारण जो चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज मूव करने के कारण एक चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होता है। तो अब मटेरियल से जो भी रेडिएशन जनरेट होता है तो वो रेडिएशन एक एनर्जी का फॉर्म है। तो अगर हम एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ बनाते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर, हमने टेम्परेचर लिया है T1, T2, T3 एंड T4 किसी ब्लैक बॉडी के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि T1 टेम्परेचर के लिए एनर्जी डेंसिटी किस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम है, एफ मैक्स 1 पर। सिमिलरली T2 टेम्परेचर के लिए एफ मैक्स 2 पर एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। उसी तरह T3 एंड T4 के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसी तरह एफ मैक्स भी हायर फ्रिक्वेंसी की ओर शिफ्ट हो रहा है। एफ मैक्स मीन्स जिस फ्रिक्वेंसी पर एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम हो। तो ऐसा ग्राफ हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है। तो इसमें जो ये फ्रिक्वेंसी का रेंज है ये सभी बॉडी के लिए या कोई भी मटेरियल हो, इंफ्रारेड टू अल्ट्रावायलेट होता है। एट रूम टेम्परेचर ज़्यादातर बॉडीज इंफ्रारेड रीजन में एनर्जी रेडिएट करती हैं, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बॉडी ज़्यादातर एनर्जी विजुअल रीजन में एनर्जी रेडिएट करती है, तो हमें बॉडी रेड दिखाई देता है। और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ऑरेंज, येलो, ग्रीन और फिर वाइट दिखाई देने लगती है। यहाँ पर एक बात जान लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इंफ्रारेड रीजन में
एनर्जी रेडिएट करती है। तो ये है ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, जिसे प्लैंक्स ने लाइट को एक पार्टिकल मानकर एक्सप्लेन किया। इसलिए इस ग्राफ को बोलते हैं प्लैंक्स एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी ग्राफ को रेले जीन्स ने लाइट को वेव मानकर एक्सप्लेन करना चाहा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर यू डी न्यू एनर्जी डेंसिटी है, न्यू को हम डिनोट कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी को न्यू से। अब यहाँ पर यू वर्सेस फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनाया गया है। यू है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर देखते हैं रेले जीन्स लॉ के लिए कि जब फ्रिक्वेंसी कम होता है तो प्लैंक्स लॉ से मैच करता है, बट हायर फ्रिक्वेंसी के लिए रेले जीन्स लॉ डाइवर्ज हो जा रहा है। ये ग्राफ एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए बनाया गया है। टेम्परेचर है 4 × 10³ केल्विन। तो रेले जीन्स ने जब लाइट को एक वेव मानकर एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट किए थे तो एनर्जी डेंसिटी आया था 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c³ kT × d न्यू, जहाँ पर न्यू फ्रिक्वेंसी है, k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t है टेम्परेचर, c है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कैलकुलेशन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आता है। जब लाइट को एक वेव मानकर चलते हैं तो हमने ये वैल्यू डायरेक्ट रख दिया, वरना ये कैलकुलेट करेंगे तो हम वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये है जब लाइट को एक वेव मानकर चल रहे हैं। तो जब u वर्सेस न्यू का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जो हायर फ्रिक्वेंसी पर डाइवर्ज हो जा रहा है, यानी कि इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। और जब लाइट को पार्टिकल मानकर प्लैंक्स ने कैलकुलेट किया एनर्जी डेंसिटी, तो वो एनर्जी डेंसिटी आया 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c³ d न्यू अपॉन e⁻h न्यू अपॉन kT -1। यहाँ k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t है टेम्परेचर और न्यू है फ्रिक्वेंसी, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जब इसका ग्राफ बनाते हैं u वर्सेस न्यू का, तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से मैच करता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब लाइट को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया गया और थियोरेटिकली कैलकुलेट किया गया, तो ये हमारा एनर्जी डेंसिटी आया, जो कि एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच किया। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये एनर्जी डेंसिटी प्लैंक्स ने दिया, और प्लैंक्स ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुए हैं। अब ये जो ग्राफ है रेले जीन्स का, जो लोअर फ्रिक्वेंसी पर एक्सपेरिमेंटल या प्लैंक्स से तो मैच कर रहा है, लेकिन हायर फ्रिक्वेंसी पर मैच नहीं कर रहा है, डाइवर्ज हो जा रहा है। मीन्स हायर फ्रिक्वेंसी पर इन्फिनिटी एनर्जी डेंसिटी ग्राफ बता रहा है। तो रेले जीन्स लॉ से देखें तो हायर फ्रिक्वेंसी पर कैविटी कंटेन्स इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट इन रियल ऐसा तो है नहीं। तो इसी को बोला जाता है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ, कि जब हायर फ्रिक्वेंसी पर या जब हम फ्रिक्वेंसी अल्ट्रावायलेट की ओर शिफ्ट कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी, तो ग्राफ डाइवर्ज हो जा रहा है। तो यही है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो ये था पूरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डिस्कशन। थैंक यू।